हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि आपका गठबंधन की सरकार, जो कि आज के समय में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर में चल रही है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये क्या होती है, वो इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कहाँ से आया है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कब क्या है, एंड इसके बाद में जो आपके जो चैलेंजेस होते हैं, यानी कि आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी आपकी मेरिट होगी और जो आपकी डिमेरिट होगी, यानी कि उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और जो आपके जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, और करंट सिनेरियो क्या है आज के समय में। जो हमारी एनडीए लेड गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार के चलते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिशन, यानी कि जो शब्द है कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर में जो शब्द है कोलिशन, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है ग्रो टुगेदर, यानी कि मिल के एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है ग्रो टुगेदर। और अगर हम इसके टेक्निकल मीनिंग की बात करते हैं, कोलिशन के अगर हम टेक्निकल मीनिंग की बात करते हैं, यानी कि कोई भी दो पार्ट हैं उसको एक पार्ट के अंदर, दो या दो से अधिक पार्ट को एक पार्ट के अंदर में मर्ज करने को हम कहते हैं कोलिशन, अगर हम इसकी टेक्निकल टर्म करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इसकी, यानी कि राजनीतिक विचारधारा की जब बात करते हैं, तो जब कोलिशन शब्द आता है तो उसका अर्थ क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी एक पार्टी किसी भी लोकसभा या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि आपकी राज्य विधानसभा के अंदर मेजोरिटी मार्क को क्रॉस नहीं कर पाती है, यानी कि उसके पास में उतने एमपी या फिर आपके एमएलए नहीं होते हैं जिससे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। अगर 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 किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो हम मान के चलते हैं कि किसी राज्य में या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टोटल सीट है 100, तो इसको गवर्नमेंट बनाने के लिए 51 सीट या 51 से अधिक सीट इसको यहाँ पे चाहिएगी, तो तभी ये गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर कोई भी गवर्नमेंट है जिसके पास में 50 सीट नहीं आई है, एक के पास में 30 आ गई, एक के पास में 20 आ गई, एक के पास में 40 आ गई, तो ऐसे करके अगर सीट आ रही है तो इस केस में किसी भी सिंगल पार्टी के पास में आपकी कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो आप दोबारा चुनाव कीजिए कराइए, या फिर आप दोबारा चुनाव ना कराते हुए कोई भी दो पार्टी एक साथ मिलके एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और वो अपना एक नेता चुन लेती है। तो जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, यानी कि पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इसको हम बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। और अगर हम बात करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट की, तो इसमें दो तरह के अलायंस होते हैं। एक तो आपको होता है प्री पोल अलायंस एंड सेकंड आपको होगा पोस्ट पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस मतलब क्या होता है कि जैसे आपके मई 2024 के अंदर चुनाव होते हैं, तो कुछ पार्टी क्या करेगी, मई से पहले इकट्ठा हो जाएगी कि चुनाव से पहले, और बोलती है कि हम सब मिलके एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे प्री पोल अलायंस। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है प्री पोल अलायंस के अंदर में, कि जैसे दो सीट हैं, एक ए सीट और एक बी सीट, इसमें कोई भी पार्टी है, एक एक्स पार्टी है और एक आपकी वाई पार्टी है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इन दोनों पार्टियों ने प्री पोल अलायंस कर लिया है, यानी कि आपका चुनाव होने से पहले ही अपना गठबंधन कर लिया है, तो इस केस में या तो एक्स पार्टी यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर यहाँ पे आपकी वाई पार्टी अपना उम्मीदवार मिल जाएगी, तो उनके इकट्ठे वोट एक ही उम्मीदवार को मिलते हैं। दूसरा क्या होता है आपका पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस क्या होता है कि पहले आपके चुनाव हो गए, एक पार्टी को 30 सीट मिली, एक को 20 मिली, एक को 40 मिली, एक को 10 मिली, ऐसे करके किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है, तो अब इनको सरकार बनाने के लिए सारी पार्टी इकट्ठा आ जाती है, उसको बोलते हैं आप पोस्ट पोल अलायंस। लेकिन इसमें क्या था कि जो आपकी ए कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यानी कि आपकी जो आपका ए विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र था और जो बी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र था, इसके अंदर में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार लड़े थे, एक जीत गया एक हार गया, लेकिन बाद में सब इकट्ठे हो गए, इसको बोलते हैं पोस्ट पोल अलायंस। अगर हम बात करते हैं प्री पोल अलायंस की, तो प्री पोल अलायंस को ज़्यादा बेटर माना जाता है,
क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि चुनाव होने से पहले ही सब कुछ डिसाइड होता है, सबके पास में एक प्लेटफॉर्म होता है, सभी पार्टियों का एक एजेंडा होता है किस पे उसको काम करना है, और सभी पार्टी मिलके एक सेम मैनिफेस्टो यानी कि आपका जो घोषणा पत्र है वो जारी करती है। तो इसलिए इसको एडवांटेज माना जाता है, क्योंकि सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे। जो आपका पोस्ट पोल अलायंस होता है उसके अंदर में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दी जाती है, कम अच्छा माना जाता है प्री पोल अलायंस के मुकाबले, क्योंकि इसमें एक पार्टी के पास 30 सीट है, एक पार्टी के पास में 20 सीट है। इनको चाहिए, या मान लीजिए एक पार्टी के पास में 21 सीट है, अब दोनों को चाहिए सरकार बनाने के लिए 51 सीट, दोनों साथ में आ गई। तो यहाँ पे जो साथ में आने की शर्त होगी वो कंडीशनल होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो सेंटर में होगी, और यहाँ पे एक तरह से आपका जो छोटी पार्टी है वो भी अधिक पावर डिमांड कर सकती है। तो यहाँ पे नेगोशिएशंस के बेस पे आपकी सरकार चलती है कि अगर आप हमको ये मंत्रालय या ये ऐसा कुछ देंगे तो हम आएंगे, अगर आप ये ऐसा कुछ नहीं देंगे या ये मंत्रालय नहीं देंगे तो हम आपके साथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो कंडीशनल बेस पे ये अलायंस किया जाता है। तो इसलिए जो आपका प्री पोल अलायंस और जो पोस्ट अलायंस है, तो इसके अंदर अगर गठबंधन है, अगर चुनाव से पहले गठबंधन हो जाता है तो उसको बेटर माना जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर में, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई थी 1977 के अंदर में, 1977 से 1979 1979 तक जनता दल ने सरकार फॉर्म की थी। इसके अंदर में हमारे जो लीडर थे गवर्नमेंट के वो थे आपके मोरारजी देसाई ने सरकार फॉर्म की थी। इससे पहले 1977 से पहले आपकी सिंगल पार्टी, आपकी जो कांग्रेस है वो आपकी रूल कर रही है। देन आपका 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव ने कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर सरकार चलाई, जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। हालांकि ये आपका टेन्योर पूरा नहीं कर पाए थे मोरारजी देसाई। इसके बाद में आज तक पहले आपका जनता दल की कोलिशन गवर्नमेंट आई, फिर यूनाइटेड फ्रंट की आई, फिर बीजेपी लेड कोलिशन आया, एनडीए, फिर एनडीए आया। जो भी एनडीए और यूपीए आप देखते हैं, अब नया एक गठबंधन आ गया है, इंडिया गठबंधन, जो आपका यूपीए लेड गठबंधन है। यानी कि जो आपका एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये आपका बीजेपी का है, और जो आपका इंडिया बात करें या फिर यूपीए की बात करें, आपका नेशनल को, इसमें नेशनल जो पार्टी है, जो मेजर पार्टी है वो यहाँ पे कांग्रेस है। एनडीए के अंदर बीजेपी है, वो आपका यूपीए या फिर इंडिया गठबंधन के अंदर जो मेन पार्टी है वो आपकी कांग्रेस है। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट या फिर डिमेरिट्स की। अगर हम बात करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट की जो मेरिट्स है, इसमें क्या है कि जो छोटे छोटे रीजनल है, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनके भी जो इंटरेस्ट है उनको भी ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है कि जो पार्टी है, ए पार्टी है, जैसे मैंने बताया, इसके पास में 30 सीट है, टोटल सीट चाहिए हमको सरकार बनाने के लिए 51। एक बी पार्टी है, उसके पास में 10 सीट है। एक सी पार्टी है जिसके पास में 6 सीट है, और एक डी पार्टी है, इसके पास में 5 या अधिक सीट है। तो इसमें हर एक पार्टी 30, 10, 40, 46 और 5, 51 सारी पार्टी मिलकर सरकार बना रही है। तो इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी कि अगर आप सरकार बनाएंगे, अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे उसमें, तो हमारे भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। और होता क्या कि कोई ए पार्टी है और ए पार्टी को अकेली को 51 सीट मिल गई, तो उसमें क्या होगा कि जहाँ पे भी इस पार्टी की डोमिनेंस होगी, जहाँ से इस पार्टी को अधिक सीट मिली है, जहाँ पे इस पार्टी का प्रभुत्व है, जहाँ पे इसकी विचारधारा को लोग सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट करती है, और अदर जगह पे ये कम डेवलपमेंट करती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, कंडीशन होती है कि आपको हर एक क्षेत्र को लेना पड़ेगा। तो इसमें जो छोटे छोटे क्षेत्र है, जो डाइवर्स क्षेत्र है, उसके भी जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रख के काम किया जाता है। सेकंड, आपका सेम यहाँ पे कास्ट आ जाता है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग रिलीजन के लोगों को ध्यान में रख के काम किया जाता है। जैसे हम अभी की जो विचारधारा मान लें कि जो आपकी जो बीजेपी है, बीजेपी आपको मोस्टली बोलते हैं कि आपकी हिंदुत्व को ध्यान में रख के चलने वाली पार्टी है। वहीं आपकी जो यूपीए है, यूपीए आपको सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। ऐसा एक मतलब धारणा है, जो इंडिया के अंदर लोगों की ऐसी धारणा है। तो इसमें क्या है कि अगर बीजेपी को कंप्लीट मेजोरिटी मिल जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि लोग सोचते हैं कि ये आपके हिंदुओं के जो हैं उनके वेलफेयर पे अधिक ध्यान देगी एज कम्पेयर टू अदर्स। और यहीं अगर बीजेपी आती है और उसके पास साथ में कुछ छोटी छोटी पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, तो वो आपकी अलग अलग कास्ट, ग्रुप और रिलीजन को भी ध्यान में रख के काम करेगी। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका भी जो एजेंडा है उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे ए पार्टी है, ये आपकी उत्तर प्रदेश से आती है, बी पार्टी है आपकी, बी पार्टी आपकी बिहार से आती है, और इन दोनों की जो गवर्नमेंट है वो कोलिशन में है। तो इन पार्टी के कुछ स्टेट के
को लेके कुछ इनके मुद्दे होंगे, अपने राज्य के कुछ अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई भी डिसीजन लेगी तो उसके अंदर में जो ये पार्टी है इनका भी जो एजेंडा है उसको ध्यान में रखा जाता है। साथ में आपका जो फेडरल सिस्टम है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी गवर्नमेंट का, उसको ये मजबूत करता है। और एक जो डोमिनेशन है सिंगल पार्टी की उसको ये कम करता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो एक पार्टी है वो जो डिसीजन लेगी वो आपका अनबख्त की तरह वो फॉलो हो रहा है। उसकी जो डोमिनेशन है उसको उस पर कहीं ना कहीं आपके चेक एंड बैलेंस आपके गवर्नमेंट के डिसीजन पे आपके होते हैं। और से मैंने आपको बताया कि जो आपकी छोटी पार्टी है, राजनीति जो आपकी राज्य के स्तर पे काम करने वाली पार्टी है, जो क्षेत्र पे के स्तर पे काम करने वाली है, कोई ऐसी पार्टी है जिसके पास में 1 या 2 सीट ही आई है, तो उनका भी रोल डिसीजन मेकिंग के अंदर में यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। सेकंड जो इसकी डिमेरिट है, यानी कि जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसको अनस्टेबल गवर्नमेंट बोला जाता है, कि कहीं पे भी ऐसा होगा कि 2 पार्टियां जो गठबंधन की सरकार चला रही हैं उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर में, उनका जो ओपिनियन है उसके अंदर में कहीं भी डिफरेंस आ जाए तो वो अपनी सपोर्ट खींच लेती है। या ए पार्टी है और बी पार्टी है, ए पार्टी कुछ करना चाहती है जो चाह रही है जो बी पार्टी को पसंद नहीं है, तो उस केस में बी पार्टी ए पार्टी पर दबाव बनाएगी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे अपनी सपोर्ट खींच लूँगी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी मतलब मेजोरिटी मार्क से नीचे आ जाती है गवर्नमेंट की सीट, और यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट है वो आपकी कोलैप्स हो जाती है। यानी कि इसको अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। इसमें कंप्लीट नहीं होता कि अगर आपकी मेजोरिटी सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है जिसके पास में मेजोरिटी मार्क है, तो आपकी अपना टेन्योर पूरा करती है। और आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके अंदर में एक डाउट रहता है कि पता नहीं ये अपना जो टेन्योर है इसको पूरा करेगी या फिर आपका इसका टेन्योर ये नहीं पूरा करेगी। एक आपकी इजी कोलैप्सेबल है, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी आपका जो पार्टी है जो एक साथ मिलकर काम कर रही है उनके जो ओपिनियन है उसमें डिफरेंस आ गया तो देन वो दोनों अपना सपोर्ट खींच सकती है और जो सरकार है वो गिर जाएगी, आराम से कोलैप्स हो जाएगी। सेम आ गया आपका जो भी गवर्नमेंट है, अगर उसको कोई मेजर डिसीजन लेना है, चाहे वो राष्ट्र के हित में हो चाहे वो राज्य के हित में हो, तो उसको लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आपकी जो हेड ऑफ मतलब प्राइम मिनिस्टर या आपका जो चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, उसको कुछ टफ डिसीजन अगर लेने पड़े तो वहाँ पे उसको दिक्कत आती है, क्योंकि उसका रजिस्टर किया जाता है अदर पार्टी के द्वारा जो उस डिसीजन को आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। सेकेंड क्या है कि आपका जो किंग मेकर एक शब्द है जो कहीं भी आपको टेक्निकली यूँ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको बोलते हैं किंग मेकर। क्या अर्थ होता है कि ए पार्टी है और बी पार्टी है, इसको ए पार्टी को मेजोरिटी चाहिए और बी पार्टी के पास में उतनी सीट है, तो इसमें कोई एक मीडिएटर होता है जो इन दोनों की का गठबंधन कराता है, तो उसको बोलते हैं किंग मेकर। तो ये जो बंदा होता है किंग मेकर, ये आपका पार्टी से बाहर होगा, किसी भी पार्टी के अंदर ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका इन्फ्लुएंस दोनों गवर्नमेंट के ऊपर में रहेगा। तो इनका जो रोल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसके ही सहायता से कोई भी 2 पार्टी है, 2 से अधिक पार्टी है, वो साथ में आई है। ये पार्टी का मेंबर भी हो सकता है या बाहर से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सांसद विधायक होगा वही किंग मेकर का रोल प्ले करेगा, कोई आउटसाइडर भी किंग मेकर का रोल प्ले कर जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग जिनको पब्लिक ने नहीं चुना है वोटिंग के द्वारा, उनका भी गवर्नमेंट के अंदर में इंटरफेयर बढ़ सकता है। सेकंड क्या है कि आपकी जो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है वे आपकी अधिक पावर की डिमांड करती है। एक पार्टी है जिसके पास में 48 सीट है, माने चलिए 51 मेजोरिटी मार्क है, और एक पार्टी है जिसके पास में 3 सीट है। तो जो 3 सीट है ये बोलेगी अगर आपको सरकार बनानी है मैं आपको सपोर्ट तभी करूँगी आप मुझे होम मिनिस्ट्री दे दो। यानी कि सीट इसके पास में 3 है, मैं MLA या MP के पास में 3 है, लेकिन डिमांड क्या कर रहा है, होम मिनिस्ट्री की या फिर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की या फिर मतलब बड़े मंत्रालयों की ये डिमांड कर सकता है। और सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती है कि अगर इसको सरकार बनानी है देन इसको ये चीज़ें इसको देनी पड़ेगी, नहीं तो ये पार्टी फिर इसके साथ में नहीं आएगी, दूसरे के साथ में चली जाएगी। तो जो छोटी पार्टी है जिसके पास में 1, 2 या 3 या 4 सीट हैं, उनका भी वो अधिक स्ट्रेंथन हो जाती है, अधिक मजबूती के साथ में अपना दावा पेश करती है किसी भी बड़े पोर्टफोलियो के लिए। एक क्या होता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया, कोई भी अगर प्रशासनिक फेल हो जाता है, तो दोनों पार्टी गवर्नमेंट के अंदर में है, लेकिन दोनों पार्टी कोई भी अपने ऊपर उसका ब्लेम नहीं लेगी, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि मैं ऐसा बोल रही थी या ये ऐसा बोल रहा था, इसके कारण से फेलियर हुआ है, इसके कारण से फेलियर होता है। वहाँ पे जहाँ पे आपकी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होगी तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के केस में कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान की तय होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर में आपका ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो रीजनल पार्टी है, वो आपका जो नेशनल पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर में आपका रोल प्ले करती है। नेशनल पॉलिसी मेकिंग मतलब क्या है कि मान के चलिए कि हमारे पास में कोई इश्यू है, जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं
इंडिया के अंदर में इलीगल इमिग्रेंट है जो अपने देश से भाग के अपने हमारे देश के अंदर में आ रहे हैं, तो उनको शरण देनी है या नहीं देनी है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वहीं आपकी एक सरकार है जो आपके यूपी से मान लो, बिहार से मान लो, या फिर आपकी वेस्ट बंगाल से मान लो। अब वेस्ट बंगाल बोलती है कि जो ये लोग आए हैं इनको अगर आप शरण देंगे अपने देश के अंदर में, देन हम आपके साथ में हैं, या फिर आप इनको सिटीजनशिप देंगे, हम आपके साथ में। अगर आप इनको सिटीजनशिप नहीं देते हैं देन अपना सपोर्ट हम खींच लेंगे। ये एक नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, लेकिन इसमें जो स्टेट की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी इंटरफेयर इसके अंदर में हो जाता है। तो एक प्रेशर बना के आपका रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, जो आपकी नेशनल पॉलिसी है उसको बनाते समय। अब एक शब्द आता है यहाँ पे फेडरल सिस्टम, यानी कि जो आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो आपकी फेडरल सिस्टम को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेंथ करती है। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम का अर्थ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं हम क्वासी फेडरल। फेडरल का अर्थ क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि कोई भी पावर है, जो पावर है आपकी जो स्टेट है और जो सेंटर है उनके बीच में आपकी बट के चलेगी, किसी के पास भी कंप्लीट पावर नहीं होगी। यानी कि स्टेट के पास में अपनी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कुछ अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कुछ अलग पावर है। कुछ ऐसे इशू है जिसमें आपके स्टेट गवर्नमेंट फुल इंटरफेयर नहीं करेगी, और कुछ ऐसे इशू है जिसके अंदर में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो जो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है जो फेडरल सिस्टम को थोड़ा सा मजबूत करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर में जो सिस्टम है वो है आपका क्वासी फेडरल। आपका स्टेट अपना काम कर रही है जो उसको असाइन है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम कर रही है जो उसको असाइन है। लेकिन अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि मुझे रिक्वायरमेंट है, जो स्टेट है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, या अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है, या इसके अंदर में जो पब्लिक है वो नाराज है, या फिर दंगा फसाद कुछ भी ऐसा लगता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट रूल उसके अंदर में अप्लाई करके वो कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। तो इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। पावर स्टेट के पास में अपनी है, लेकिन जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत है और जो आपकी जो स्टेट है या हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर को अपने पास में प्रेसिडेंट रूल के थ्रू टेक ओवर कर लेती है। अगर हम बात करते हैं अगस्त 2014 के अंदर करंट सिनेरियो क्या है, जब आपकी जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर में 2024 के अंदर में जो हमारे पीएम है वो आपके नरेंद्र मोदी है, और ये आपकी 18th लोकसभा है। इसके अंदर में जो मेजोरिटी मार्क्स है वो अभी आपको अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपको 272 या इससे अधिक आपको सीट चाहिए, इससे अधिक आपके पास में एमपी होने चाहिए लोकसभा के अंदर। यहाँ पे आपके जो एनडीए के पास में एमपी है वो आपकी 293 है, और अगर हम पार्टी करते हैं सिंगल पार्टी के अंदर में बीजेपी के पास में 240 एमपी है। बीजेपी के पास में 240 एमपी है, लेकिन मेजोरिटी मार्क कितना है? 272। वहीं जो आपका इंडिया अलायंस है यानी कि जो कांग्रेस का अलायंस है उसके पास में 233 सीट है, मेजोरिटी मार्क है 272। किसी भी पार्टी के पास में सिंगल पार्टी के पास में मेजोरिटी मार्क नहीं है। तो लेकिन जो आपका एनडीए का गठबंधन है यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी लेड गठबंधन है जिसमें बीजेपी एक मेजर पार्टी है, इसने एनडीए अलायंस जो है इसके पास में 293 सीट आ गई। यानी कि जो 272 का जो मेजोरिटी मार्क है इसने इसको क्रॉस कर लिया। तो अब ये आपकी सरकार बना सकते हैं, जिसके अंदर जो टीडीपी है, टीडीपी आपकी आंध्र प्रदेश की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके मुखिया है वो आपके एन चंद्रबाबू नायडू है। इसके पास में 16 एमपी है, इन्होंने अपना सपोर्ट किया बीजेपी को। देन आपका जनता दल यूनाइटेड है जो आपकी बिहार की पार्टी है, नीतीश कुमार की, इसके पास में 12 एमपी है, इन्होंने सपोर्ट किया। देन आपकी लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके पास 5 एमपी है, इन्होंने भी सपोर्ट किया। देन आपकी राष्ट्रीय लोकदल है जो चरण सिंह जी कह सकते हैं, या फिर अजीत सिंह या फिर जयंत चौधरी, इनकी पार्टी है, इनके पास में 2 एमपी है, इन्होंने भी अपनी सपोर्ट एनडीए गवर्नमेंट को दी, जिससे कि जो आपकी जो बीजेपी है वो एनडीए गठबंधन के थ्रू सरकार बनाने के अंदर में कामयाब हो पाई। तो अभी का सिनेरियो ये है। जो हम करंट अलायंस है, जो आपका जो करंट का गठबंधन, जो आज के गठबंधन है, उसके अंदर में जो चैलेंजेस हैं वो क्या है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक बीजेपी है, बीजेपी या फिर आप एनडीए की बात करें, बीजेपी का एक एक सेट ऑफ थिंकिंग है कि हमको ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। उसके अंदर में एक आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? कॉमन सेट ऑफ लॉ टू गवर्न एवरी सिटीजन बाय रिप्लेसिंग द पर्सनल लॉ विच आर स्पेसिफाइड टू वेरियस रिलीजियस टू कवर एरिया सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन। यानी कि सेंट्रल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या है कि भारत के अंदर जितने नागरिक हो गए उसके अंदर उस पर हर एक पे एक ही रूल अप्लाई होगा, जो बाईपास करेगा जो आपके पर्सनल लॉ है, कोई आपका रिलीजन बेस्ड कोई लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर आपका हिंदू
मैरिज एक्ट, वो सब चीज़ है। तो उनको इस सबको ख़त्म करके सबके लिए एक नियम होगा। तो इसमें जो आपके जो रिलीजन बेस्ड रोल है, चाहे वो शादी के मामले में हो, चाहे वो डिवोर्स के मामले में हो, या फिर आपको जो संपत्ति मिलेगी उनके बच्चों को उनके मामले में हो, या कोई बच्चा एडॉप्ट करना है उसके मामले में हो, तो ये सब आपके चेंज हो जाएंगे। जो पर्सनल लॉ है वो आपका अब कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते ही वो सब उनको सुपरसीड कर देगा पर्सनल लॉ को। तो ये इसका मेन एजेंडा है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो गठबंधन है, गठबंधन में कुछ पार्टी हैं जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को के साथ में पूरा तरह से सहमत नहीं है। तो अगर बीजेपी कंप्लीट मेजोरिटी में होती तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आराम से लेके आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसको दिक्कत होने वाली है। सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट के अंदर में जो जीएसटी है, जीएसटी का जो स्लैब है 5, 12, 18%, तो उसके अंदर में एक प्रेशर है कि आपको इसको रैशनलाइज कीजिए। जो 5 और 12% का है टैक्स स्लैब, उसको आप मर्ज कीजिए 18% के अंदर में स्लैज करके। जो 12 और 18% का है उसको आप 15% के अंदर में आप लेके आइए। तो इसको करने के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर है। देन क्या है कि आपका जो फार्मिंग रिफॉर्म है, जो आपके फार्मिंग रिफॉर्म बिल्स हैं जिनको रिपील किया था गवर्नमेंट के द्वारा, पंजाब के अंदर में चलते जो आपका ये हो रहा था ना, प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब के अंदर में, तो उसके कारण रिपील किया गया था। तो जो फार्मर बिल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने में सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर में आप पार्टी करें, जैसे आपकी आरएलडी आ गई, आरएलडी के पास हालांकि 2 ही सीट है, इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी कंप्लीटली एक किसानों की पार्टी मानी जाती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा बिल लेके आते हैं जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसको उससे समस्या है या वो उसके साथ में सहमत नहीं है, तो ऐसे बिल को लेके आने में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत होगी, एनडीए गठबंधन को। तो जो फार्मिंग रिपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे पेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि इनको लेकर अक्सर पंजाब, यूपी वेस्ट और हरियाणा के अंदर में प्रोटेस्ट होते आए हैं। सेकंड क्या है कि आपकी जो 2 मेन पार्टी है जिसका बीजेपी को सपोर्ट है, एक है आपका जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की पार्टी है नीतीश कुमार की, और सेकंड है आपकी टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की। तो इनको क्या है कि इनके अपने अलग अलग कुछ गोल्स हैं। जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी है, इनको आपकी जो अमरावती है, अमरावती इनका चंद्रबाबू नायडू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी लगभग कॉस्ट है 40,000 रुपये। उसको डेवलप करना है आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में, तो उसके लिए इसको पैसा चाहिए। और जो आपका बिहार है यानी कि जनता दल यूनाइटेड है जो नीतीश कुमार की पार्टी है, इसको अपने स्टेट के अंदर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अधिक फंड चाहिए। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस है, ये चाहते हैं कि या तो हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, या फिर आपको यानी कि विशेष राज्य का दर्जा हमको दिया जाए, या फिर हमारे लिए स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की आपकी हमारी की जाए। स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज के थ्रू हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ आपको फंड दिए जाए। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशंस है, और अगर ये एक्सपेक्टेशन इनकी फुलफिल नहीं होती है तो कभी भी आपके जो एनडीए गठबंधन है उससे अपनी सपोर्ट की सकते हैं, और जो सरकार है वो मेजोरिटी मार्क्स से नीचे आ सकती है और सरकार कोलैप्स कर सकती है। सेकंड क्या है कि जो आपकी अग्निपथ स्कीम है, जो आप जानते होंगे मिलिट्री के अंदर जो 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट बात करें, किसी की भी बात करें, तो उसको भी रन करने में आगे कंटिन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जो नीतीश कुमार की सरकार है उसने बोल दिया कि आप इस पर दोबारा सोचिए। और वहीं आपका जो कांग्रेस का बेस अलायंस है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, उसने ये प्रोमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में कि अगर कांग्रेस की या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो मैं सबसे पहले अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करूँगा। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो एनडीए गठबंधन के सामने, इस अलायंस के सामने आ सकते हैं आने वाले समय में। अब एक शब्द आया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा। ये आपकी जो 5th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन थी, और जो ये स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1979 के अंदर में। ये उन राज्यों के लिए हैं जहाँ पे या तो पहाड़ी इलाका है या वहाँ पे जाना मुश्किल होता है, यानी कि हिली या डिफ़िकल्ट ट्रेन एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपकी जो जनसंख्या है बहुत कम है, या फिर वहाँ पे जो आपकी एक ट्राइबल जनसंख्या है, जो जनजाति हैं उनकी जनसंख्या एक साइजेबल है, उनकी एक अच्छी खासी वहाँ पे जनसंख्या है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे राज्य जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, या फिर आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं उनके लिए। सेकंड, जो ऐसे राज्य जो इकोनॉमिकली यानी कि आपकी आर्थिक
या फिर आपकी ढांचागत रूप से यानी कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर से बैकवर्ड हैं, ऐसे राज्य इनके लिए में स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा इनको दिया जाता था। इसके पास में अभी इस तरह के अभी हमारे पास में टोटल 11 स्टेट हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड आपका उत्तराखंड। तो टोटल 11 स्टेट हमारे पास में है अभी इस तरह के। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मिलने से क्या होता है कि जो राज्य है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी आपकी जो स्कीम्स आती है यानी कि जो आपकी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम आती है उसके अंदर में जो फंड है वो 90% आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और जो 10% फंड है वो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका यहाँ पे करते हैं। यानी कि जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी 90% आती है। तो इसी कारण से क्या है कि जो आपकी बिहार और आंध्र प्रदेश है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिले जिससे उनको सेंट्रल से अधिक फंड मिल सके। तो ये आपका होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक कीप सपोर्टिंग एंड मिलते हैं बहुत जल्द।